जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 4 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है माटी वाली। बच्चों, माटी वाली के जो लेखक हैं वह विद्यासागर नौटियाल जी हैं। ठीक है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2 पेज का एक्सप्लेनेशन आप लोग को पहले के वीडियो में अपने पढ़ा चुके हैं, तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। बच्चों, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उसका यहाँ पे संक्षिप्त रूप से आप लोग को बता दे रही हूँ। एक औरत है, ठीक है, जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और वह मोहल्लों में सबके घर में माटी पहुँचाती है। ठीक है। वह अपने कंटर में भर के माटा खान से माटी को लाती है और शहर के सभी गाँव घरों में पहुंचाती है, चाहे किराएदार हो या खुद घर के मालकिन लोग हों। माटी वाली को तथा उसके कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। माटी वाली को अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है, क्योंकि वह सुबह सुबह निकल जाती है माटा खान से माटी पहुंचाने के लिए लोगों के घरों में, तो फिर वो शाम को ही अपने घर पहुंचती है। और शाम को अपने घर पहुंचती है तो बहुत थक जाती है, तो खा के वो फिर सो जाती है। इसलिए उसके अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। एक घर में वह माटी को लेके जाती है, ठीक है, और उस घर की जो मालकिन थी वह उसे खाने के लिए रोटी देती है और फिर एक गिलास में चाय को लेके आती है। इसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। घर की मालकिन जो थी वह एक गिलास में उस बुढ़िया के पास ज़मीन पर चाय रख देती हैं और कहती हैं, ले सदा बासी साग, कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। यानी जब रोज़ जो है वो माटी वाली को रोटी देती तो उसके साथ साग देती थी, बासी साग, लेकिन आज वो भी नहीं था। ठीक है। तो वह इसीलिए उसको चाय देती हैं और चाय के साथ रोटी को खाने के लिए कहते हैं। निकल जा का मतलब यहाँ खाने से है। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। तो माटी वाली जो थी वो क्या की थी, जो उसके पास खुला कपड़ा था, ठीक है, उस कपड़े के एक छोर से उस पीतल के गिलास को गोलाई से पकड़ लिया। वो ऐसा इसलिए कहते क्योंकि वो गिलास बहुत गर्म था और उसे हाथ में अपने उठा लिया और फिर होठों के गिलास के किनारे को छुआने से पहले सुरूर करके, यानी चाय बहुत गर्म थी तो उसको धीरे धीरे करके वो ठंडा करके पीने लगी। ठीक है। लंबी लंबी मुँह मार के उसको ठंडा किया और फिर उसे रोटी के टुकड़ों के चबाते हुए उस चाय को धीरे धीरे पीने लगी। सुड़कने का अर्थ यहाँ पीने से ही है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। और फिर वह ठकुराइन जी से कहने लगी, जो घर की मालकिन थी, कि चाय जो है वह बहुत अच्छा साग हो जाता है रोटी से खाने के लिए। रोटी से साग लोग बहुत खाते हैं, ठीक है, तो रोटी जो है साग के साथ खाते थे, लेकिन चूँकि साग था नहीं तो इसलिए चाय को ही वो साग बताने लगती है। तो घर के जो ठकुराइन जी वो कहती हैं, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। ठीक है। फिर उस घर की जो ठकुराइन जी वो कहती हैं, भूख जो है अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, यानी जब भूख लगती है, ठीक है, तो कितना भी कैसा भी भोजन होता है वह भोजन हमें बहुत मीठा लगता है। यानी जो दिया है यहाँ, भूख मीठी की भोजन मीठा। अगर भूख लगती है तो भोजन कैसा भी हो, चाहे जैसा हो, वह भोजन हमें मीठा लगता है। अगर भूख नहीं है, 32 प्रकार का कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना दिया जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर भूख लगी है तो रूखी सूखी रोटी भी हमें मीठा लगती है। तो इसलिए वो बुढ़िया कहती हैं कि भूख मीठी की भोजन मीठा। फिर तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। फिर वो जो बुढ़िया थी माटी वाली, वो ठकुराइन जी से कहती है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं,
पूरे बाजार में और किसी के घर में ये नहीं मिल सकते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो यहाँ भांडे का अर्थ है ना बर्तन से ही है। जो घर की मालकिन थी वो कहती हैं कि इनके खरीदार भी, यानी वो जो पीतल के गिलास थे उनके भी खरीदार यानी खरीदने वाले जो है घर के कई चक्कर काट कर लौट गए, लेकिन उन्होंने उस पीतल के बर्तन को बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि वह उनके पुरखों की कमाई थी, यानी जो उनके जो पुरखों का अर्थ होता पूर्वज, उनके पूर्वज ने बहुत मुश्किल से बहुत कठिनाई से ये सामान खरीदे होंगे। ठीक है, और इसको हराम के भाव यानी बेकारी के भाव बेचने को जो ठकुराइन जी थी उनका दिल गवाही नहीं देता। यानी जब हम सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन जब हम वही सामान बेचते हैं तो उसे लोग सस्ते में खरीदते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग सस्ते में उस सामान को खरीदने के लिए कह रहे थे, तो वह उस सामान को बेच ही नहीं थे। और फिर कहती हमें क्या मालूम कि कितने तंगी के दिनों में अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट भोजन ना करके पैसे बचाकर मन को अपने मसोल कर कैसे उन तमाम चीज़ों को हमारे पूर्वज खरीदे होंगे। यानी वो अपने पूर्वज के लिए कहती है कि हमारे पूर्वज कितनी मुश्किल से कितनी कठिनाइयों का सामना करके ये चीज़ें खरीदे होंगे और जिनकी हम लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। और फिर कहती है बाज़ार में जाके पीतल के भाव पूछो तो देखो दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। यानी बहुत महंगा पीतल का बर्तन मिलता है और वह दाम सुनकर दिमाग ख़राब हो जाता है, कैसे कितना महंगा बर्तन हम खरीदेंगे। और ये व्यापारी जो होते हैं वो हमारे घरों से बहुत सस्ते में, हराम के भाव यानी बहुत सस्ते में इसे इकट्ठा करके ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी अब सब घरों से गायब ही हो गए हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। फिर माटी वाली कहती है इतनी लंबी बात यानी इतनी दूर की बात नहीं सोचते बाकी लोग। कौन सी बात? यही कि जो है कैसे इन पीतल के बर्तन के, कांसे के बर्तन के पूर्वज कैसे खरीदे होंगे, ये बात कोई नहीं सोचता, लोग उसे बेच ही देते हैं। और फिर कहती है अब जिस घर में जाओ वहाँ पे केवल स्टील के भांडे यानी स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच के बर्तन या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, कहीं भी पीतल और कांसे के बर्तन नहीं दिखाई देते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, अब जो है माटी वाली कह रही है कि अपनी चीज़ का जो मोह होता है वह बहुत बुरा होता है, यानी जो चीज़ें हमारी होती हैं उनका मोह हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कहती है कि मैं तो सोचकर ही पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। अगर नहीं, माटी वाली के कहने का मतलब कि अगर कोई इस शहर को छोड़ने के लिए कहे तो वह इसे छोड़कर कहाँ जाएगी। वह इसी शहर से मोह करती है, इसी शहर से वो प्रेम करती है। ठीक है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर माटी वाली कहती है ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं यानी जिन मालिकों के पास ज़मीन है जायदाद है, ठीक है, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाना पा ही जाएंगे, पर वो कहती कि मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। फिर चाय ख़त्म करके माटी वाली ने एक हाथ से अपने कपड़े को उठाया,
दूसरे में अपने खाली कंटर को और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही आसक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। जो माटी वाली थी, ठीक है, वो जो दूसरे घर में सामने वाले घर की खोली में गई थी, वहाँ भी उसे यह आदेश मिल गया, यानी कि जो है कल हर हालत में मिट्टी ले आना, और इसके साथ उसे 2 रोटियां भी मिल गई थी। वह उस रोटी को अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया और सोचने लगी। लोग सोचते हैं तो सोचने दे, जानते हैं तो जानने दे कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। यानी जो रोटियां वो कपड़े में बांध रही थी, वो रोटियां वो अपने बुढ़े पति के लिए घर पे ले जा रही थी, ठीक है, जो उसका घर पे इंतज़ार करता रहता था। वह बहुत बीमार था, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता था। उसके घर पहुँचते ही आसक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता है। और जब माटी वाली घर पहुंचती है तो उसका जो बुढ़ा पति था वह उसे देखना, अपनी आंखों की नज़रों से उसे देखने लगता है कि वह उसके लिए क्या लेके आई है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है, ठीक है, रसोई बनने का, यानी उसका जो बुढ़ा पति था वह घर में खाना बनने का इंतज़ार करने लगता है। और वह आज घर पहुंचते ही अपने बुढ़े को 3 रोटी दे देगी, और रोटियों को देते ही उसका चेहरा, यानी उस बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा, ऐसा माटी वाली सोच रही है। और फिर सोचती है कि साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी वो कहती है कि जो है, और जब वह उसे रोटियां देगी तो वह कह देगी साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे वह जवाब भी सुनाई देगी, मतलब उसे अपने बुढ़े को सुनाएगी कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। यानी भूख लगने पे हर भोजन मीठा लगता है। उसका घर गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी जो है घर जो है पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर में भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। वह सोचती है कि मतलब माटी वाली का जो गांव था वह शहर के पास नहीं था, ठीक है, दूर था शहर से। कितना भी चलती थी वह, लेकिन घर पहुंचने में उसे 1 घंटा तो लग ही जाता था। तो रोज़ सुबह वह निकल जाती थी अपने घर से और पूरा दिन माटा खान वह जगह है जहाँ से वह मिट्टी खोदती थी, वहाँ मिट्टी खोदती है और विभिन्न स्थानों के घरों तक उसे ढोने में उसका पूरा दिन बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है, यानी जब वो घर पहुँचती थी उससे पहले रात होने लगती है। उसके पास, माटी वाली के पास अपना कोई खेत नहीं है, ना ही ज़मीन का कोई टुकड़ा था। जिस झोपड़ी में वह रहती थी वह भी गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी था, ठीक है, और उस झोपड़ी में रहने के बदले वह उससे भले आदमी के घर में माटी वाली को कई काम बेगार में, यानी बिना किसी चीज़ के करना पड़ता था। यानी उस काबू को करने के बदले उस माटी वाली को कुछ मिलता नहीं था। नहीं, आज वह एक कटरी में बदल गए। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी।
एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। यानी जो माटी वाली थी वह आज सोचती कि वह आज अपनी बुढ़े पति को कोरी यानी सादी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से जो आमदनी हुई थी उसने उससे 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह जल्दी जल्दी तल देगी, ठीक है, यानी सब्जी बना देगी और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही उसे परोस देगी और उसके सामने 2 रोटियां रख देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, वह मतलब उस सोचती है कि अब वह 2 रोटियां नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से ज़्यादा 1.5 रोटी खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट से पहले ही जमा हो चुका है, यानी 1 रोटी माटी वाली पहले ही खा चुकी थी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जब माटी वाली अपने घर पहुंचती है, ठीक है, तो उसके बुड्ढे को रोटी की आज कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों, और माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर वह हमेशा की तरह चौंका भी नहीं। उसकी तरफ उसने नज़रें भी नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने जब ऐसा देखा तो अपने पति को छूकर देखा। आज जो है अब उसका जो बुढ़ा पति था वो मर चुका था, ठीक है, यानी वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी वह मर चुका था। टिहरी बात पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। जो टिहरी बात का पुनर्वास होने वाला था, उसके जो साहब थे उन्होंने माटी वाली से पूछा वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। और फिर कहते हैं तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। यानी जब तहसील से प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा जाता है तो वह बुढ़िया कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। और फिर जो है वो साहब पूछते हैं माटी कहाँ से लाती हो? वो कहती है माटा खान से लाती हूँ। और फिर कहते हैं क्या माटा खान चढ़ी है तेरे नाम पे? यानी माटा खान तेरे नाम पे है, उसके बुढ़िया के नाम पर है। अगर ऐसा है तो तेरा नाम लिख देते हैं उस पर। तो बुढ़िया कहती है नहीं साहब, माटा खान तो मेरी रोजी है, क्योंकि वो वहीं से माटी लोगों के घरे में पहुंचाती थी, ठीक है, और उसी के बदले वो पैसे पाती थी। फिर वो कहते हैं बुढ़िया में ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बाद बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? और वह कहती है बुढ़िया साहब से कि बाद जब बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, यानी माटा खानी नहीं रहेगा तो माटी कहाँ से पहुँचाएगी, और माटी नहीं पहुँचाएगी तो उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो इस पर वो कहते हैं इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं यह बात तुझे खुद तय करनी पड़ेगी, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते। आगे लेख कर कह रहे हैं टिहरी बात की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। यानी यहाँ पे लेकर कह रहा है कि टिहरी बात की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया और ऐसा करने से शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आप पानी भरने से आपादापी यानी भगदड़ मच गई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले जो शमशान घाट है सारे वे डूब गए हैं, ठीक है। शमशान घाट यहाँ जहाँ पे लाश जलाई जाती है तो वे शमशान घाट डूब गए हैं। और यहाँ शमशान घाट जो गरीबों की झोपड़ी है उसे कहा गया है, तो वो भी डूब जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और माटी वाली जो औरत थी वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और जो लोग गांव के आते जाते थे उनसे बस एक ही बात वो कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीब आदमी की झोपड़ी नहीं उजड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी झोपड़ी एक बार उजड़ जाती है तो फिर कहाँ जाके रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।
Thank you and have a nice day.